नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। तो दर्शकों, स्वास्थ्य चेतना में हम जैसा कि बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की, और वहीं इन दिनों की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो हमारे घर के बच्चे हैं, जो टीनेजर हैं, जो किशोरावस्था बच्चे हैं, जो कि हमारे भारत का भविष्य है, उनके चल रहे हैं बोर्ड एग्जाम। वो हैं बड़े तनाव में, बड़े परेशान, और ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि उनका ख्याल रखा जाए। ना सिर्फ उनकी शारीरिक सेहत का ख्याल रखा जाए, बल्कि उनके मानसिक जो तनाव है उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा व्यवस्था की जाए, कुछ इस तरीके से उनको ख्याल रखा जाए कि जो उनका तनाव है वो संतुलित रहे और सही तरीके से वो अपने एग्जाम्स को दे सके। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका घर वालों की हो जाती है, और खासकर माओं की हो जाती है। तो आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और समझेंगे कि जो माएं हैं वो किस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि बात घर की और माँ की हो रही है, तो डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी कि हमारे जो ये किशोरावस्था बच्चे हैं, इनके खाने पीने पर ऐसी क्या सुधार किए जा सकते हैं जिससे एग्जाम के स्ट्रेस को ये चुस्त दुरुस्त रह करके डील कर सके, हैंडल कर सकें। नंदिनी जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। माँ या परिवार के दूसरे सदस्यों को बच्चे, विशेषकर उन बच्चों का जिनका परीक्षा के समय है, बहुत सतर्कता की आवश्यकता होती है जी। दो चीजें हमेशा याद में रखें। पहली चीज कि बच्चा एग्जाम के समय ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, उसका मानसिक श्रम ज्यादा हो रहा है, और जब ज्यादा मानसिक श्रम हो रहा है तो उसे ऐसा आहार दें जो मन मस्तिष्क को सशक्त बनाए, उसको ताकत दे। दूसरी बात नंदिनी जी, कि हम ऐसा आहार विद्यार्थी को दें जो सुपाच्य हो। अगर हमने जंक फूड, बहुत रिच डाइट, पूरी पराठे, ऐसी चीजें दे दी, तो ये जो रिच डाइट होती है, जो फास्ट फूड होते हैं, इनको पचाने के लिए हमारे सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा कैलोरीज खर्च होती हैं। और जब ये कैलोरीज एडिशनली अतिरिक्त मात्रा में खर्च होती हैं तो बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, क्योंकि उतनी कैलोरी जितनी कैलोरी के लिए उसको पढ़ाई के लिए जरूरी है वो नहीं मिल पाती, तो बच्चा विमुख होता है पढ़ाई से। जी। तीसरी बात, इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर देते रहना चाहिए। जी। चौथी बात नंदिनी जी, 5 बातें बतानी है। जी जी। चौथी बात, कभी भी किसी भी प्रकार के नशे, चाहे वो चाय का हो, चाहे वो गर्म पानी का हो, नहीं करना है। बहुत सी माँ सोचती है कि बच्चा प्रोटीन पाउडर गर्म पानी में पी रहा है, इसमें कौन सा नुकसान? नुकसान है, नुकसान है। चाय पी रहा है, चाय में कौन सा नुकसान? कॉफी पी रहा है, कॉफी में कौन सा नुकसान है? कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, 2 लीटर की एक बोतल कोल्ड ड्रिंक की पूरी रात में पी डाली पढ़ाई करते करते। ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। विशेषकर एग्जाम के समय जो मनोदशा होती है, जो मानसिक स्थिति होती है, उसकी दृष्टि में ये किसी भी रूप में अच्छा नहीं। बिल्कुल। अंतिम बात, 5वीं बात जो ध्यान देने की है, जो गौर करने की है, कि बच्चे को विलासिता से निकाले। पढ़ाई करते समय दिन भर एसी, दिन भर संसाधन, जब ये बच्चा पूरी तरह लर्न कर लेता है, पढ़ लेता है, जब ये एग्जाम देने के लिए जाता है तो वहां तो केवल पंखा मिलता है, लकड़ी की चेयर मिलती है, या इससे और कुछ बेहतर फर्नीचर मिल जाता है, तो वहां वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता। उसके माथे से पसीना चूता है, हाथों से पसीना आता है,
कंफर्टेबल नहीं फील करता, अनइजी फील करता है, और वो कम से कम 10% अंकों का नुकसान उठा लेता है। जी। जो उसकी योग्यता है, जो उसका ज्ञान है, उस ज्ञान को नंबर में कदर नहीं पाता है, अपनी नॉलेज को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पाता। बिल्कुल। इसलिए एग्जाम के समय बच्चे को क्या आहार देना है, क्या दिनचर्या रखनी है, कितनी देर पढ़ना है, इसमें विद्यार्थी के साथ साथ उसकी माँ, उसके पेरेंट्स की भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अगर थोड़ी भी सजगता रखी जाए तो ऐसे बच्चे बहुत ऊंचाई पर पहुंचते हैं, बहुत उच्च स्थिति को प्राप्त। बिल्कुल। तो थोड़ी सी सजगता हमें बहुत बेहतर नतीजे दे सकती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत इन 5 बिंदुओं में आपने बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो गलतियां हम सामान्य तौर पर करते हैं, हमारी दिनचर्या में ये शामिल है और हम समझ भी नहीं पाते कि आखिर इसमें ऐसा गलत क्या है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, पहली बिंदु में ही आपने ये बात कही कि इस दौरान जो छात्र होते हैं वो मानसिक श्रम कर रहे होते हैं, तो ऐसे में खान पान का इस हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। तो खान पान में हमें क्या कुछ शामिल करना चाहिए जो मानसिक श्रम के लिए बेहतर हो, मदद कर सके और शारीरिक तौर पर आलस ना आने पाए, इस तरीके का खाना क्या हम गलती करते हैं और उस खाने की जगह हमें किस तरीके का खाना शामिल करना चाहिए? हमें बच्चे के भोजन में विटामिन ए, जी, ताकि आंखें थके नहीं, आंखों को शक्ति मिलती रहे, जी, विटामिन B12, ओमेगा 3 जैसे आहार सम्मिलित करना चाहिए। जी, जैसे उदाहरण दें, अंकुरित अनाज, विशेषकर अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, थोड़ा सा बादाम और अखरोट डाल के बच्चे को खिला दें और ऊपर से दूध दे दें। ध्यान रखिएगा, अंकुरित अनाज में नमक, नींबू या टमाटर, प्याज वगैरह ना मिलाएं। जी, केवल साधारण अंकुरित अनाज को चबा चबा के खाकर ऊपर से घूंट करके दूध पीते रहें। ये सर्वश्रेष्ठ होता है। इससे ओमेगा 3, ओमेगा 12, विटामिन ए, विटामिन B12 जैसी आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं। और आहार में आप हरी पत्तेदार सब्जी का सेवन खूब कराएं। हरी पत्तेदार सब्जी बहुत ज्यादा भून के, तल के नहीं खानी चाहिए। उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आप पालक की रोटी दे सकते हैं जी, विशेष स्थिति में पालक का पराठा दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ज्यादा तला और फ्राइड आहार ना दें। जी, फलों का सेवन खूब कराएं। फलाहार बहुत हितकारी है। बिल्कुल। तो फलों का सेवन खूब कराएं और माना जाता है कि इस उम्र में जो दूध से बने प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि बढ़ते बच्चे भी होते हैं, तो इन प्रोडक्ट का किस तरीके से किस प्रोडक्ट की आप इस्तेमाल की सलाह देंगे और किन्हें अवॉइड करने की सलाह देंगे? क्योंकि बात यहाँ पर आलस भी ना आने पाए, फुर्ती मेंटेन रहे, इसको भी ध्यान में रखना है। दूध अपने आप में पूर्ण आहार होता है। जी, दूध अपने आप में पूर्ण आहार है और दूध का सेवन हम दूध के रूप में कर सकते हैं, पनीर के रूप में कर सकते हैं। हम दूध का सेवन दही या मट्ठा के रूप में भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पनीर के रूप में अगर दूध का सेवन करें तो बहुत बार पनीर को लोग इतना भून कर, इतना तल के खाते हैं कि उसकी पौष्टिकता तो कम हो ही जाती है। उसको पचाने के लिए हमारे पाचक तंत्र को, हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को बहुत ज्यादा श्रम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इससे बचने के लिए हमें पनीर को यथासंभव
कच्चा खाना चाहिए। आप पनीर का सलाद बहुत पौष्टिक होता है। कुछ हरा प्याज, हरा लहसुन, कुछ टमाटर के टुकड़े और पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के सलाद बना दें। इस सलाद से आप पूरी रोटी, पूरा भोजन कर सकते हैं। ये पौष्टिकता का खजाना है। इसी जी। में थोड़ी शिमला मिर्ची का भी छोटे छोटे टुकड़े करके डालने से देखने में भी सुंदरता बढ़ती है और इसकी पौष्टिकता भी बढ़ती है। बिल्कुल। देखिए, एग्जाम का जो समय होता है और ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अगर खास तौर पर बात की जाए तो उम्र होती है विद्यार्थियों की किशोरावस्था यानी कि टीनेजर। हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे होते हैं। अब पढ़ाई की वजह से क्योंकि नींद भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, क्योंकि एक आमतौर पर सामान्य प्रवृत्ति ये है कि हमें रात में जग करके पढ़ना है या सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना है, नींद भी प्रभावित होती है। ऐसे में डॉक्टर साहब माना जाता है कि डिप्रेशन के मामले भी बहुत सामने आते हैं। तैयारी के दौरान ही, एग्जाम की तैयारियों के दौरान ही डिप्रेशन के मामले सामने आने लगते हैं। तो इस स्थिति को संतुलित रखने के लिए क्या कुछ बताएंगे? अगर हम सात्विक भोजन करते रहेंगे, जी। राजसिक और तामसिक भोजन की बात मैं नहीं कर रहा। हम्म। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन का मतलब केवल फल फूल कंद मूल नहीं होता। फल होता है, सलाद होता है, हरी सब्जी होती है, सादा बना हुआ दाल सब्जी चपाती खाना चाहिए, चावल खाना चाहिए। लेकिन दूध और दही का सेवन भोजन के साथ ना करें, भोजन के 1 घंटे बाद करें। अगर दही या दूध से बना हुआ कोई पदार्थ जैसे पनीर की सब्जी का सेवन भोजन के साथ कर रहे हैं तो दाल का सेवन या छोले राजमा जैसे आहार का सेवन ना करें, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर गरिष्ठ खाद्य पदार्थ बन जाती हैं और फिर खराब खराब खट्टी खट्टी डकारें आती हैं और इसको पचने में बहुत लंबा वक्त लगता है, काफी समय लग जाता है। जी। ये सजगता, ये सावधानी जरूर जरूर रखें। बिल्कुल। देखिए, खाने के साथ में दूध का तो सामान्य तौर पर एक बार को बचा जा सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब दही के प्रयोग का बड़ा चलन घरों में देखा जाता है, तो इसके लिए कन्विंस करना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या नुकसान इसकी वजह से होते हैं या इसकी जगह क्या सावधानी बरती जा सकती है? जैसे कि आपने एक उदाहरण दिया कि छोले का प्रयोग अगर साथ में कर रहे हैं तो दही का प्रयोग ना करें, तो किस किस के साथ में दही का प्रयोग ना करें और कब कब दही का प्रयोग किया जा सकता है? किसी भी साग और सब्जी के साथ दही का प्रयोग किया जा सकता है। जी। दही ऐसे भी खा सकते हैं, जीरा डाल के नमकीन दही का सेवन कर सकते हैं या दही में चीनी डाल के उसका सेवन किया जा सकता है। जी। लेकिन ध्यान रखिएगा, दही की जो प्रोटीन होती है और जो दालों की प्रोटीन होती है, दोनों के स्वभाव में मत भिन्नता है। दोनों के स्वभाव एक जैसे नहीं होते हैं। फलस्वरूप जब दोनों को एक साथ बिठा देते हैं, जैसे 2 धर्म के लोगों को एक साथ एक कमरे में बंद कर देते हैं, तो कठिनता होती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भिन्नता क्योंकि उनमें पाई जाती है। जी। ऐसे ही और दोनों को अलग अलग कमरों में कर दें। अलग अलग कमरे का मतलब समय का फर्क। जी। आप दाल सब्जी रोटी चावल सब कुछ खाएं। आप शाम को 4-5 बजे 1 गिलास दही की लस्सी दे दीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत पौष्टिक है। आप दही का सेवन सुबह ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं। 1 कटोरे दही में थोड़े से पेठे के टुकड़े डाल दें, बगैर चीनी का दही हो और उसमें छोटे छोटे पेठे के टुकड़े काट दें, तो ये पेठे को कुष्मांडा भी बोलते हैं। कुष्मांडा अगले आयुर्वेद की महाऔषधि है। दही के साथ जब इसका सेवन करते हैं तो ये मन मस्तिष्क को तरावट देती है, मन मस्तिष्क को कूल एंड काम रखती है और सबसे बड़ी बात है कि क्विक मेमोरी को सपोर्ट करती है। जी। क्विक मेमोरी का मतलब नंदिनी जी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ
कि हमने कोई चीज हमारी मेमोरी में फीड थी और वो जब हमारी जरूरत है, लाखों हजारों चीजें दिमाग की हार्ड डिस्क में फीड है, लेकिन जिस समय जिस वक्त जिस चीज की जरूरत है वही चीज अगर हमारे सामने आ जाएगी, हमारा मन मस्तिष्क उसी के पन्ने खोल देगा, तो हम दूसरों से बेहतर होंगे, दूसरों से अच्छे होंगे और हम परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। जी, ये तो बिल्कुल आपने जैसे कि सफलता की चाबी वाली बात कह दी कि क्विक मेमोरी बहुत जरूरी था इसका मतलब समझना, और यही तो हम चाहते हैं कि मौके पर जिस चीज की जरूरत हो वो हमें याद आ जाए। और मेहनत तो हम लगातार करते हैं, लेकिन होता ये है कि वक्त पर हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो हमें याद नहीं आता है। वहीं डॉक्टर साहब, अगर इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बात की जाए खाने पीने की, क्योंकि फिलहाल बात हो रही है, फलों का सेवन हम सभी जानते हैं कि बहुत अच्छा होता है, मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए, ये भी हम समझते हैं, लेकिन किशोरावस्था में और ये विद्यार्थी मन को ध्यान में रखते हुए, उनकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, मेमोरी उनकी शार्प रहे, और जैसा कि आपने क्विक मेमोरी का भी जिक्र किया, इसको ध्यान में रखते हुए किन किन फलों का सेवन किस किस प्रकार से करने की सलाह देंगे? नंदिनी जी, वैसे तो सभी फल हमारी अच्छी सेहत के लिए जी मददगार होते हैं, हमारी मानसिक स्तर पर भी और शारीरिक स्तर पर भी यह मदद करते हैं और हमें आरोग्य में जीवन जीने में सहयोग प्रदान करते हैं। जी। लेकिन विद्यार्थियों की इंटरनल डेवलपमेंट की उम्र होती है, इस समय इन्हें सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल जरूर सेवन कराएं। मैं बहुत समर्थक हूँ आंवला, नींबू और संतरा का। जी। आंवला का मुरब्बा, आंवले का किसी भी रूप में सेवन बहुत हितकारी है, बहुत लाभकारी है। दूसरा, नींबू, दाल खाएं तो देसी घी और नींबू डाल के खाएं। आप सब्जी में घी डाल के खा सकते हैं, नींबू डाल के खा सकते हैं। ये बहुत हितकारी है, बहुत लाभकारी है। अपने दिनचर्या में भोजन करने के 1 घंटे के बाद आप सिट्रस फ्रूट जैसे मौसमी या संतरे का जूस पीकर अपनी सेहत को अच्छी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बना सकते हैं। जी, तो देखिए दिनचर्या में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है खान पान का। खान पान पर डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, और वो गलतियां जो हम गलतियों में मानते ही नहीं थे कि ये कोई गलतियां होती हैं, वो हमने जाना कि किस तरीके से हमें चाय पर डिपेंड नहीं रहना है। हम जानते हैं कि ये एक बुरी आदत है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि गर्म पानी भी किसी तरह से एक एडिक्शन हो सकता है, एक डिपेंडेंसी हो सकती है, और इससे भी दूर रहना जरूरी है। लेकिन अगर अब अन्य चीजों की बात की जाए कि रूटीन कैसा हो, कितनी नींद जरूरी है एक विद्यार्थी के दिमाग को ध्यान में रखते हुए कि उसकी मेमोरी के लिए भी अच्छा हो, और कितने बजे सोना और कितने बजे उठना सबसे बेहतर होगा? नंदिनी जी, 2 प्रश्न हैं। मन मस्तिष्क को विश्राम करने के लिए जी, हमारी जो जैविक घड़ी है, उस जैविक घड़ी में 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे, मतलब 1/3 समय हमें सोने के लिए, मन मस्तिष्क के विश्राम के लिए जरूर देना चाहिए। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा कि कब लें हम नींद, जी, कितने वक्त लें। तो देखिए, नींद का वक्त रात्रि का है। मैं सलाह दूंगा विद्यार्थियों को जो रात्रि में जगकर दिन में सोते हैं, वह सुधार करें। पढ़ाई रात में भी कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि अकेलापन है, साइलेंट है, घर के लोग सो रहे हैं, तो हम पढ़ाई कर लें। लेकिन पढ़ाई दिन में अगर आप करते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब जरूर हो सकता है। रात्रि में जो चीज आप 1 घंटे में पढ़ेंगे, उस चीज को दिन में 45 मिनट 50 मिनट में पढ़ सकेंगे, लर्न कर सकेंगे। ये बात ध्यान में रखिए। इसलिए रात्रि में सोना और दिन में जगना
श्रेष्ठ है, अच्छा। जी, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये जो उम्र होती है, बहुत चैलेंजेस होते हैं। ऐसे तो चैलेंजेस पूरी उम्र में आते हैं, लेकिन ये बच्चे जब बढ़ते बच्चे होते हैं तो ये जो पहला स्ट्रेस होता है, जो बहुत गंभीर माना जाता है, जिसमें परिवार भी स्ट्रेस में होता है, उनके एग्जाम्स, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स, ये बहुत गंभीरता से लिए जाते हैं। तो अगर रिजल्ट हमारे माफिक आ रहा है, यानी तैयारी हमारी अच्छी है, हम अच्छा कर रहे हैं, तब तो ठीक ही है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे मन माफिक नहीं है, या हम सही से हमने पढ़ाई नहीं की, हमें मालूम है कि रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है और अभी हमें फिलहाल संभाल के इस समय का लाभ उठाना है, यानी पढ़ाई करनी है, या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई और हमारी पढ़ाई में खलल पड़ रहा है, कुछ ऐसी ट्रॉमा की स्थिति आ गई है और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब इस स्थिति में किस तरीके से जो हमारे छात्र हैं, जो किशोरावस्था के युवक युवतियां हैं, वो अपने आप को संभाले, इस दौरान मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए क्या आप कोई योगाभ्यास बताएंगे, क्या कुछ दिनचर्या में वो शामिल करें, क्या कुछ बताएंगे? नंदिनी जी, परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई दुर्घटना होने पर, कोई अस्वस्थता होने पर, या विद्यार्थी के स्वयं के अस्वस्थ होने पर वह हड़बड़ा जाता है, विशेषकर परीक्षा के समय उसका विवेक शून्य की तरफ चला जाता है, उसकी घबराहट पैदा हो जाती है, उसको लगता पूरे साल की मेहनत खराब हो गई। मैं ऐसे विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूं कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपने पूरी साल तो पढ़ाई की है। अगर कुछ वक्त 2, 3, 4 महीने, 6 महीने का वक्त ऐसा बीता जिसने आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब किया, आपको पढ़ने नहीं दिया, लेकिन जितना पढ़ा है उतना आपकी परीक्षा में पास होने के लिए पर्याप्त है। आप एक बार आप उठ के बैठ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, बुखार है, आप आंख बंद करके चिंतन करें और कोई एक सब्जेक्ट को ले लें। आपने जितने चैप्टर उसमें से लर्न किए हैं उनको लेटे लेटे आंख बंद करके रिवाइज करें। कम से कम जितना आता है उतने को तो आप बेहतर करें, पहला प्रयास। दूसरा प्रयास कि जो लेसन आपने बिल्कुल तैयार नहीं किए, आप वही घबराहट का कारण बन रहे, तो आप पिछले वर्ष के पेपर को बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन लेसन्स में से, उन अध्याय में से जो प्रश्न आए हैं उन 8 या 10 प्रश्नों को भी आप परीक्षा के लिए तैयार करें। अब आधी तो आपकी पूरी कोर्स की तैयारी थी, माने 50% तो हमें पास नंबर लाने ही है, हमारी पहले से तैयारी। अब रिमेनिंग 40% के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जो ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रिक से हमारे नंबर बेहतर होंगे, हम दूसरों से बेहतर होंगे। मैं ये आश्वासन तो नहीं दे सकता कि उनके 90s में मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन उनका सम्मानजनक स्कोर जरूर बनेगा। लेकिन उन्हें विवेक से काम लेना है, भड़बड़ाने से काम नहीं लेना कि अरे जीवन खराब हुआ जा रहा है, इसी वक्त बुखार आना था, इसी वक्त ये होना था, इसी वक्त मामा के लड़के की शादी होनी थी। कुछ नहीं, जो प्रकृति ने तय कर रखा है आपको विचलित नहीं होना है। पूरी धैर्य और पूरे विवेक के साथ, ध्यान रखिए दोनों चीजें, धैर्य और विवेक आपकी नैया पार लगाएंगे सम्मानजनक ढंग से। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें डॉक्टर साहब से हो रही हैं और बातचीत का सिलसिला यकीन मानिए आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप, और आज हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से जो हमारे घर के किशोरावस्था छात्र छात्राएं हैं, हमारे बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, जो कि देश का भविष्य बनने वाले हैं, देश के भविष्य को बनाने वाले हैं, उनको कैसे इस दौरान सहेजा जाए, संभाला जाए, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। क्योंकि ये जो वक्त चल रहा है ये बोर्ड एग्जाम का वक्त है और बाकी भी जो छात्र हैं उनके भी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो स्ट्रेस तो बराबर सब
सब में रहता है। हाँ, बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा होता है और परिवार का भी इन्वॉल्वमेंट इस दौरान देखा जाता है। तनाव में उनके साथ वो भी शामिल होते हैं, लेकिन जरूरत तनाव लेने की नहीं है, जरूरत है ख्याल रखने की, उनके स्वास्थ्य को सहेजने की। तो इसी क्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये उम्र होती है टीनेज की टीनेजर होते हैं, ये जो विद्यार्थी होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, डिप्रेशन बहुत जल्दी बहुत ज्यादा होता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, और इस दौरान इस सिचुएशन को हैंडल करना, एग्जाम्स को हैंडल करना जो उनके भविष्य को बनाने वाले हैं, ये कितना गंभीर विषय है और क्या क्या आप सलाह देंगे, किस तरीके की एक्टिविटीज उन्हें करनी चाहिए इसे संतुलित रखने के लिए? नंदिनी जी, आहार के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की जी। आहार में बदलाव करने के बाद अगर 2 यौगिक आसन, पहला चरणासन, इस चरणासन का अभ्यास 2 मिनट तक प्रतिदिन प्रातः काल कर लें और 2 मिनट तक लक्ष्मणासन। जो लक्ष्मणासन को ना जानते हो वो वीरासन कर लें। दोनों में वैसे तो बहुत फर्क है लाभ की दृष्टि से, लेकिन ज्यादातर योग के आचार्य लक्ष्मणासन के बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि ये पहले 32 आसनों में नहीं है। लक्ष्मणासन हमारी कम नींद पूरी होने पर भी मन मस्तिष्क को अलर्ट रखता है, हमेशा खुशी और प्रसन्नता प्रदान करने वाला आसन है। इस आसन का अभ्यास करने से कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल गिरता नहीं है, हमेशा कॉन्फिडेंस बना रहता है। दूसरा आसन की चर्चा मैंने की चरणासन की। चरणासन 2 मिनट तक जरूर करना है। चरणासन विनम्रता लाने वाला आसन है, हमारे मन मस्तिष्क को स्थिर और एकाग्र करने वाला आसन है। चरणासन हमारी मेमोरी पावर को बढ़ा के हार्ड डिस्क को, जो हार्ड डिस्क हमारी मस्तिष्क की है जिसमें सब चीजें फीड है, तो इसके सॉफ्टवेयर को मैं थोड़ा टेक्निकली बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके सॉफ्टवेयर को बहुत एडवांस बनाता है, लेटेस्ट बनाता। माने आपने डिमांड की कि ये लेसन की ये चीज आपने 4 महीने पहले पढ़ी थी, लेकिन दिमाग तुरंत उसको क्विक मेमोरी के साथ आपके सामने रख देगा, हाँ ये चीज पढ़ी थी और इस प्रश्न का ये जवाब, और आप प्रसन्नता के साथ उस जवाब को लिख दें। नहीं तो बहुत से विद्यार्थी हैं याद करते हैं, पेन घुमाते हैं, अपनी चिन पर हाथ रख के सोचते हैं कि क्या पढ़ा हुआ है, याद नहीं आ रहा, माने उनका सॉफ्टवेयर डिफेक्टेड है जी, अपग्रेडेड नहीं है। अपग्रेड का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको चरणासन का अभ्यास करना पड़ेगा। चरणासन और लक्ष्मणासन विद्यार्थियों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। किसी भी स्थिति में इनका सुबह और शाम परीक्षा के समय अभ्यास करके आप देख लीजिए जी, आपके नंबर, आपका परफॉर्मेंस दूसरों से बेहतर होगा, आप दूसरों से आगे हो। बिल्कुल। देखिए, हम जब भी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं, तो कहते हैं ध्यान से पढ़ो, याद हो जाएगा। जब एग्जाम हॉल में वो बैठ रहे होते हैं तो वो ध्यान से सोचना चाहते हैं कि ध्यान लगा के सोचिए, याद आ जाएगा, आपने पढ़ा था। लेकिन इस ध्यान को हम समझ नहीं पाते, ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ बताएं। नंदिनी जी, ध्यान कोई आसमान से आई हुई चीज नहीं है जी। ध्यान का माँ बेटे से कहती है ध्यान से पढ़ो जी, टीचर कहता है ध्यान से पढ़ो, लेकिन ध्यान का मतलब ना टीचर जानते हैं ना माँ जानती जी, लेकिन भाव सब लोग जानते हैं। विद्यार्थी भी समझ जाता है कि क्या कहना चाहते हैं टीचर, क्या कहना चाहते हैं माँ, विद्यार्थी तुरंत जान जाता है। लेकिन क्या मतलब है ध्यान का?
नंदिनी जी, ध्यान का मतलब केवल इतना है, जिस वक्त, जिस काल खंड में हम जिस कार्य को संपादित कर रहे हैं वह कार्य बेहतर से बेहतर तरीके से करें, मन को भटकने ना दें, मन को इधर उधर चंचल ना होने दें। यही तो ध्यान है, यही एकाग्रता है और यही विद्यार्थी के लिए अमृत है। इसलिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के अलावा कुछ मत सोचो। होता क्या है, हम खाना खा रहे, माँ ने कहा खाना खा लो, हम भुन भुन करते हुए खाना खा रहे हैं, नाराज होते हुए खाना खा रहे हैं, माँ से कह रहे हैं 1 घंटे का समय आपने खर्च कर दिया और हमारा समय नष्ट करा दिया, बहुत कीमती समय था। दुनिया भर के मन में विचार आते हैं, कुछ बच्चे अपने इन विचारों को व्यक्त भी कर देते हैं, माँ को बुरा भी लगता है। लेकिन क्या ये सही है? वक्त पे जब आप खाना खा रहे हैं तो आपको ये चिंतन नहीं करना है कि मैं पढ़ाई करना, हम खाना को एंजॉय करें, आनंदित होके रोटियों का, सब्जी का, सलाद का स्वाद लें, ताकि वो पौष्टिकता दें, हमारे शरीर को, इम्यूनिटी को बढ़ा के रोगों से रक्षा करें, हमारी शरीर और मन मस्तिष्क की जो ऊर्जा की जरूरत है उसकी पूर्ति करें जी। लेकिन खाना खाते समय हम पढ़ाई के लिए चिंतन कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय ये चिंतन कर रहे हैं कल स्कूल जाना है, कल कपड़े प्रेस नहीं हुए, शाम को दूध पीना है, लाओ चाय पी लें, थोड़ा समाचार सुन लें, थोड़ा गेम खेल लें, व्हाट्सएप देख लें। ये सब बात मन मस्तिष्क में विचार आते, बस यही विचार ही हमारे शत्रु हैं, हमारे दुश्मन हैं, हमारे विद्यार्थी जीवन को बर्बाद करने वाले। आप पढ़ाई के लिए बैठे हैं तो दूसरी चीज का विचार नहीं करना, दूसरी चीज का चिंतन नहीं करना, हमें पूरी स्थिरता और एकाग्रता के साथ, पूरे मनोयोग से, पूरे श्रद्धा के साथ पढ़ाई करना। जी, वाकई देखिए, स्थिरता की भी बड़ी परेशानी होती है। ये जो उम्र होती है ये एक जगह बैठने वाली उम्र मानो होती ही नहीं है, और जब एक जगह बैठेंगे ही नहीं तो पढ़ाई कैसे करेंगे। दूसरी ओर दिक्कतें ये भी हो जाती हैं कि जो जिनका मन लग भी गया और वो बैठे हुए एक जगह, यानी कि पोस्चर सेम है, तो अलग तरीके की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो 2 सवाल और 2 समाधान मैं आपसे चाहूंगी। सबसे पहले तो ये जरूरत कि स्थिरता आए, वो लग करके बैठे, उनका कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाई पर रहे, और दूसरा इसकी वजह से अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो क्या कुछ एक्सरसाइज आप बताएंगे? नंदिनी जी, सबसे पहला, पढ़ाई करने के लिए खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ाई के लिए ना बैठे जी, क्योंकि उस समय पेट में भोजन का पाचन का कार्य चल रहा होता है और पाचन के कार्य में कैलोरीज खर्च होती है। तो बेहतर होगा कि खाना खाने के बाद कुछ क्षण विश्राम कर लें। 30 मिनट से 45 मिनट तक विश्राम करने के बाद आप पढ़ाई के लिए बैठ सकते। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कभी आधे झुक के, रजाई ओढ़ के, गर्दन पीछे की तरफ करके, आधे लेटे हैं, आधे जगे हैं, आधे सो रहे, ये पढ़ाई की सही ट्रैक पर नहीं है। आप पढ़ाई करने के लिए आप हाथ मुंह धोकर, पूरी तरह सजग होकर टेबल और कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई करें। जिनके पास टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, तखत या खटिया पे ही या बिस्तर पे ही बैठ के करना है तो रजाई ओढ़ के ना करें, दरवाजा बंद कर लें अगर सर्दी है, और आजकल तो मौसम बहुत सर्दी का है नहीं, तो सामान्यतः आप सीधे बैठ के गर्दन को आगे ना झुका के अपनी पढ़ाई को करें, अपने अध्ययन को जारी रखें। जी बिल्कुल। अगर वही बात अगर की जाए, कुछ कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे, कुछ ऐसे मैं चाहूंगी आप प्राणायाम हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको बताएं, क्योंकि बड़ा नर्वस हो जाते हैं बच्चे एग्जाम आते ही, एग्जाम हॉल में जाकर के, तो आत्मविश्वास में कमी आए और ऐसे मौकों पर नर्वसनेस ना हो, इसके लिए कुछ आसन। देखिए नंदिनी जी, चरणासन
और लक्ष्मणासन के बारे में अभी हमने चर्चा की। जी एक और आसन होता है त्रियक भुजंग आसन। जी ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यौगिक आसन होता है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, साथ ही साथ मन मस्तिष्क की पेंडिंग फाइलों को भी डिलीट कर देता है, जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं, जिनका उपयोग हो चुका है जी। या जो खराब हैं, जिनकी उपयोगिता नहीं है हमारे लिए, उनको डिलीट करना, उनको बाहर करना जरूरी है। अब प्रश्न ये है, हम इस यौगिक आसन को कब और कितनी देर करें? जी जी। तो ये यौगिक आसन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, प्रातः काल सोकर उठने के बाद शौचादि से निवृत्त होकर 1 मिनट तक खाली पेट इसका अभ्यास करना चाहिए। अगर आप 2 मिनट तक कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। इस आसन के अभ्यास के समय हाथ पैरों में बहुत कंपन होता है, नसें कांपती हैं, नस नाड़ियां कांपती हैं। इनसे घबराना नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे हमारे अंदर बहुत कमजोरी और डिप्रेस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये आसन डिटॉक्सिफिकेशन का आसन है। तो शरीर की जो नस नाड़ियां हैं, जो कैपिलरीज हैं, जो हमारी वेन्स हैं, वो गंदगी को कैरी करती हैं। हाथ में कंपन हो सकता है, वो सामान्य चीज है। जब आसन बंद कर देंगे तो कंपन होना बंद हो जाएगा। तो एक त्रियक भुजंग आसन को जोड़ ले, इतना पर्याप्त है। प्रतिदिन प्रातः स्नान करना जरूरी है। आप कितने भी अच्छे पढ़ने वाले हों, आलस स्नान ध्यान में मत करिए, स्नान जरूर करें। स्नान करने से शरीर के साथ साथ मन मस्तिष्क में जो गर्मी इकट्ठी होती है, जो आपको पढ़ाई करने में डिस्टर्ब करती है, वो सब शांत हो जाती है और मन कूल हो जाता है, पूरी तरह एकाग्र हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि अगर आपका हाजमा दुरुस्त है, पेट अगर दुरुस्त है, तो आप मेंटली भी बहुत फिट महसूस करते हैं। तो ऐसे में हाजमा दुरुस्त बना रहे, कुछ गड़बड़ होती है तो उसे संभालने के लिए क्या कोई नुस्खा और किस तरह की दिनचर्या में क्या बिंदु बताएंगे जो हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें? नंदिनी जी, कोई बहुत बड़ी बात बताने का नहीं है जी। खाना खाने के बाद मोटी सौंफ, रंगी हुई सौंफ ना, वो आजकल वो हरे रंग से डिस्टेम्पर वाले कलर से पुती हुई रंगी हुई मिलती है, सुंदर दिखाने के लिए। हाँ। जी जी। तो वो हल्की सफेद हल्के हरे कलर की होती है, जैसे बहुत पुरानी रखी हुई हो ऐसी दिखाई देती है, लेकिन सूंघने पर खूब खुशबू देती है। तो ये सूंघने पर अगर खूब खुशबू दे रही है तो ताजी और मौसम की सौंफ है। 1 चम्मच सौंफ और 1 छोटा सा डेला गुड़ का या मिश्री का आप मुंह में रख के खाना खाने के बाद धीरे धीरे उसका अर्क चूसते रहें। धीरे धीरे 15-20 मिनट में उसका अर्क चूसने के बाद आप उसको निगल लें और ऊपर से पानी पी लें। पेट की कोई दिक्कत नहीं होगी, पेट में भारीपन समाप्त होगा और जो गैस बनती है, पेट फूलता है, ऐसी समस्या से भी पूरी तरह छुटकारा आपको मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए पेट फूल गया, गैस बन गई, बड़ा कष्टदायी होता है, दुखदायी होता है। आप ये छोटा सा उपाय करिए। लेकिन इस उपाय के साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद 2-3 गिलास पानी ना पिए, जरूरत पड़े 1-2 घूंट पी सकते, बहुत पानी पीने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो दिनचर्या पर हमने बात की और सब तमाम ऐसी बातें हमें पता चली जिनको हम अगर दिनचर्या में अपने शामिल कर लेते हैं तो हमारा इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगा। लेकिन खास तौर पर इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी बातें जो आप सलाह देंगे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहें तो फिर क्या बताएंगे? नंदिनी जी, जिन उपायों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जी। ये वस्तुतः इम्यूनिटी बूस्टर ही है। जी जी। ये हमारी इम्यूनिटी को, हमारी रक्षा प्रणाली को सशक्त और मजबूत बनाते हैं। जी। ये इतने उपाय पर्याप्त हैं और कोई अतिरिक्त उपाय करने की आवश्यकता मैं समझता हूँ नहीं पड़ेगी। जी।
आखिरी सवाल चलते चलते, अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना हो, याददाश्त की स्ट्रेंथ बढ़ानी है कि और याद कर सकें और मेहनत और कर सकने की स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, तो क्या कुछ बताएंगे? आखिरी सवाल। नंदिनी जी, एकाग्रता और मेमोरी ये दो ऐसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो सिक्का बन जाता है। एक चीज अगर अकेली है तो सिक्का नहीं बना सकती है, धन नहीं बना सकती है, हमें दूसरों से आगे नहीं कर सकती। तो आप याद रखिएगा, पढ़ाई करते समय अपने विवेक को जागृत रखें, अपने आप को अलर्ट रखें, और आपको सिक्का बनना है दोनों तरफ से। बस इसके लिए अपने आहार में परिवर्तन, प्रतिदिन योग का, आसनों का अभ्यास, और आखिरी सलाह कि आप ज्यादा देर सोशल मीडिया पर जूझे नहीं। ये तनाव का कारण है, ये डर और भय पैदा करने का एक कारण है। मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करना तो उचित है, मोबाइल का इस्तेमाल आप दूसरे इंटरटेनमेंट के लिए या गेम्स के लिए या दूसरे और कार्यों के लिए परीक्षा के समय बिल्कुल ना करें। परीक्षा के बाद ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हों, या दूसरे और जो आपकी एक्टिविटीज हैं उनको जोड़ें। परीक्षा के समय तो केवल एक ही लक्ष्य है कि ये परीक्षा पास करनी है, केवल पास नहीं करनी है, बहुत अच्छे अंकों से अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हुए पास करनी। बहुत ही सुंदर बात कही आपने डॉक्टर साहब। तो ये जो गैजेट्स आपके पास हैं, ये आपकी सहूलियत के लिए है, आपकी मदद के लिए, यानी अपनी कमजोरी ना बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को आत्मसात करेंगे, अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करेंगे। और फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।